हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो देखने जा रहे हैं वर्णिका भाग 2, ठीक है, जो कि हिंदी में है, जो कि आपको क्लास 10th का है, ठीक है। सुजाता, ठीक है, नगर के लेखक सुजाता है। इसका जो पूरा कहानी को देखेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको जो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है पूरा कहानी को सुनाएंगे, तो आपको इससे बाहर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करके शेयर कर देगा, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइएगा नगर के लेखक कौन है, तो सुजाता होगा, ठीक है। नगर के लेखक कौन है, सुजाता होगा। सुजाता का वास्तविक नाम बात करें तो एस रंगराजन है, ठीक है। सुजाता का जो वास्तविक नाम है क्या है, एस रंगराजन है। इसका जन्म जो हुआ 3 मई 1935 को हुआ, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बनता है। पहला नंबर कि नगर के लेखक कौन है, तो सुजाता होगा। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन है। और इसका जन्म हुआ 3 मई 1935 को। कहाँ हुआ, तो चेन्नई में हुआ, ठीक है। चेन्नई में हुआ। चेन्नई कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है, ओके। देखिएगा, सुजाता का जन्म हुआ 3 मई 1935 को। कहाँ हुआ, चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु द्वारा उन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव दिए, ठीक है। सुजाता कैसी कहानी लिखी है, तो तमिल कहानी, ठीक है। सुजाता कैसी कहानी, तमिल कहानी है। इनकी इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे, उनमें कुछ उपन्यास भी, चलचित्र भी बने। इनका 25 से अधिक, सुजाता का जो है 25 से अधिक कृतियां जो है प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें कोरेलन यानी कि सेन्ना कथेकुल्लू, ठीक है, यानी सेन कपुल्लू यानी कि नागपुप्तु, तेलिरन शैले आदि उपन्यास काफ़ी चर्चित सम्मानित हुए। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानी है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया यहाँ से संभार संकलित है। इस कहानी का अनुवाद किया है के ए जमुना ने, ठीक है, के ए जमुना ने। तो आप ध्यान रखिएगा कि नगर जो लिखा गया कैसे कहानी, तमिल कहानी है, तो तमिल से हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय किसको जाता है, तो के ए जमुना को जाता है। तो यहाँ से देखिए आपको 4 या 5 ऑब्जेक्टिव जरूर बने होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव बना कि नगर के लेखक कौन है, तो सुजाता होगा। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन है। सुजाता का जन्म कब हुआ, तो 3 मई 1935 को। कहाँ हुआ, तो चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, सुजाता जो नगर के जो लेखक है, सुजाता कैसी कहानी है, तो तमिल कहानी, ठीक है। कैसी कहानी, तमिल कहानी है। सुजाता का जो है 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। अब बात करें तो इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो के ए जमुना ने किया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव निकले यहाँ से। अब आगे यहाँ से अब बात करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव समझ आया कैसे निकलता है इन्हें। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एग्जाम प्री को, ठीक है। आइए यहाँ से बात करते हैं इनकी काल्डवेल की तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है मदुरै पंडित लोग की दूसरी राजधानी है, ठीक है। मदुरै जो है पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लिखित है, ठीक है। हमारे मानचित्रों में बात करें तो मथुरा के नाम से उल्लिखित है। हम सभी जानते हैं मथुरा नाम से। अंग्रेजों द्वारा मदुरा और ईनानों द्वारा मदुरा कहा जाने लगा, ठीक है। अंग्रेज जो है इसको क्या कहते थे, मदुरा कहते थे। अंग्रेज क्या कहते थे, मदुरा कहते थे। और ईनानी लोग जो भारत आए थे तो इसको मदुरा कहते थे, ठीक है। मदुरा कहा जाने लगा। वह एक नगर जो था तमिल लोगों का, मदुरा ही है, ठीक है। वह नगर कैसा था, तमिल लोगों का मदुरा ही है। बात करें दीवारों पर मोटे अक्षरों पर छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। निजाम लेडी तंबाकू ए के ब्रांड, ब्रेंसियस सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं, हाजी मूस की कपड़ों की दुकान, कपड़ों का सागर, ठीक है। 30 तारीख 9वां महीना 1973 ईस्वी को नास्तिक लोग आम की हड्डियां लेकर चलेगी, ठीक है। उन्होंने की भाषण दे रहा था, तरह तरह के रोड पर प्रचार कर रहे थे, ठीक है। मदुरै नगर में एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के सामने मनुष्य के बादलों घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग से चिंता किए बिना मिट्टी से खेल रहे थे। पंडियाइन परिवहन निगम की बस जो है सर्वत्र स्वदेशी की भावना में से युक्त डीजल का धुआं फैला रही।
कलफ लगी निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले वाहनों और मनुष्य की जाति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लगा कि मानो कि वे ब्राउनियन गति के सिद्धांत का पालन करें। ठीक है, यानी कि खादीदारी लोगों की एक जुलूस जो ना ज़्यादा बड़ा था और ना लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो रेंग रहा था। यानी चप्पल रहित गवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तंभ के खड़े अनेक यानी कि गोपुरम, सूखी हुई बैगे, नदी का पुल, यही है मदुरई। हमारी कहानी में एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज इस नगर में आई है। ठीक है, इस कहानी में एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो इस नगर में आई है। बली अमाल अपने लड़की पापावती के साथ। ठीक है, देखिए इसमें होते हैं बलील अमाल। ठीक है, अपनी लड़की के साथ। बलील अमाल लड़की का नाम होता है पापावती, लड़की का नाम क्या होता है? पापावती। तो आपसे पूछेगा कि बलील अमाल की पुत्री का नाम क्या है, तो पापावती हो जाएगा। ठीक है, स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पहले दिन पापावती को बुखार था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पापावती को पहले दिन क्या था, तो बुखार था। ठीक है, पहले दिन पापावती को क्या था? बुखार था। बलील अमाल की पुत्री का नाम क्या था? पापावती। ठीक है, बलील अमाल की पुत्री का नाम क्या था? पापावती था। पापावती को पहले दिन क्या था? बुखार था। उसे गांव के जो प्राइमरी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाने पर वहां के डॉक्टरों ने उन्हें डरा दिया। ठीक है, उन्हें क्या किया? डरा दिया। वे बोले सुबह की पहली बस लेकर झटपट अस्पताल पहुंच जाओ। ठीक है, गांव के जो छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं वहां के डॉक्टर ने बलील अमाल को डरा दिया कि सुबह की जो पहली बस होती है इसे झटपट लेकर कहाँ पहुंचो? अस्पताल पहुंचो। यानी पापावती किस पर लेटी थी? स्ट्रक्चर पर लेटी थी। यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए पापावती किस पर लेटी थी? तो स्ट्रक्चर पर। जो अस्पताल में जो स्ट्रक्चर होते हैं 4 पहिया वाला, उस पर लेटी थी। 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे। ठीक है, 6 डॉक्टर मिलकर उसे घेरे खड़े थे। पापावती लगभग 12 साल के थी। आपको मंगू वाला कहानी भी बताया था, मंगू का भी उम्र 12 साल था और पापावती का उम्र भी कितना है? 12 साल। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों का उम्र कितना है? 12 साल है। उसकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई है, दोनों ओर से नाक क्या छिदी हुई है। नाक की लौंग में जड़ी मामूली नागिन अस्पताल के रोशनी में चमक रहे थे। माथे पर विभूति का आड़ा तिलक था, छाती तक चादर उड़ाई हुई थी। उसमें बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले लग रहे थे। बुखार से तेजी के कारण पापावती बेहोश पड़ी थी। ठीक है, तेज बुखार के कारण। ठीक है, तेज बुखार के कारण यानी कि पापावती कैसे पड़ी थी? तो बेहोश पड़ी थी। ठीक है, आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बुखार तेजी के कारण पापावती कैसे पड़ी थी? तो बेहोश पड़ी थी। उसका मुंह खुला था। ठीक है, बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आँख की पलकों को उठा कर देखा, गले को उंगली से दबा कर देखा, खोपड़ी को उंगली से ठोक ठोक कर देखा, उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर आदेश से शिक्षा पाकर बड़े डॉक्टर जो थे विदेशों से शिक्षा पाकर लौटे थे, स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ते थे, वे प्रोफेसर थे। ठीक है, बड़े डॉक्टर क्या थे? प्रोफेसर थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टरों उनके छात्र थे। वे बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, नोटिस दिया। ठीक है, बड़े डॉक्टर ने जब जांच किया तो बताइए कौन सा रोग बताया? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस है। नोटिस दिया कि बलील अमाल ना समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देखती रही। ठीक है, जब डॉक्टर ने बोला कि ये है मेनिंजाइटिस है, तो बलील अमाल जो था उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह अनपढ़ थे। ठीक है, उनकी बात को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए बलील अमाल बहुत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देखती रही। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर यानी कि ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से लड़की की आंखों भीतरी भाग का परीक्षण किया। टॉर्च की रोशनी फेंक कर यह देखा कि उसकी पुतली हिलती है या नहीं। फिर अपनी अपनी कॉपियां पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणी ली। बड़े डॉक्टर बोले कह दीजिए कि इसे एडमिट कर ले। ठीक है, बड़े डॉक्टर ने आदेश दिया कि इसे एडमिट कर लिया जाए।
बलील अमल ने बारी बारी से उनके चेहरे की ओर देखा। डॉक्टर में से एक बोला, माताजी, इस लड़के को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए, वहाँ जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके पास जाइए, उसकी आपकी चिट्ठा कहाँ है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर था, तो उसने बोला कि जो सज्जन बैठे हैं उसके पास जाइए और आपकी चिट्ठा कहाँ है। तब बलील अमल के पास चिट्ठा नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, वे दे देंगे। अरे यार, तो चल बाबूजी इस तरफ से। बलील अमल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना। तो बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि पहले इसे एडमिट करवा दो, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। ठीक है, देखिए पपावती को देखने के लिए कौन डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर धनशेखरन। ठीक है, डॉक्टर धनशेखरन बोलता है कि मैं इस केस को स्वयं देखूंगा, जो कि बड़े डॉक्टर होते हैं। दूसरे लोग द्वारा घेरे हुए वे किसी मंत्री की तरह वहां से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवासन की सारी बातें समझ गए, बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने बलील अमल की ओर देखा। अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है। अरे ओ हरामजादे, वह रजिस्टर उठा। ठीक है, इस तरह से बात होते हैं। अच्छा, वही लाइन है दूसरा। बलील अमल ने बोला, ठीक है, देखिए बलील अमल कहते हैं पेशेंट का नाम पूछते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तब बोलते हैं बलील अमल। तब बोलते हैं पेशेंट का नाम, वह मर चुकी है। ठीक है, पेशेंट का नाम तो मर चुकी है। श्रीनिवासन ने सिर उठाकर देखा। पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है। तो बलील अमल ने कहा, मेरी बेटी को। नाम क्या है, तो जी बलील अमल। क्या मजाक कर रही है, मेरी बेटी का नाम क्या है। तो डॉक्टर पूछ रहा है कि तेरी बेटी का नाम क्या है, तो बोलता है पपावती। ठीक है, पपावती, हे ईश्वर, ये ले, इस चिट्ठा को लेकर सीधी चली जा। वहाँ सीढ़ी के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोग से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं। उसे यह चिट्ठा दे देना। बच्ची क्या होगा, बच्ची का क्या होगा। बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यह चिट्ठा लेटी रहने दो। ठीक है, उसे यहाँ लेटी रहने दो। तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। यानी कि विजय रंगम कौन है। यहाँ विजय रंगम कौन है। बलील अमल पपावती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती है। वहाँ की लंबी कतार देखकर वहाँ फैली एक विशेष गंध के कारण जी मचलने लगा। उसने अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। ठीक है, बलील अमल का जो पति था वह बेचारा मर चुका था। ठीक है, बलील अमल कौन था, तो पपावती की माँ थी। वह चिट्ठा लेकर सीधी चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी। पास बैठे व्यक्ति को उसने चिट्ठा दिखाया। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियाँ से उस चिट्ठे की ओर देखा। माँ जी, तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया। बलील अमल के मन में अपने बेटे के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न से अत्यंत विशाल रूप ले लिया, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्चे के पास लौट जाऊं। बलील अमल का मन करा। ठीक है, उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था। क्या लग रहा था, डर लग रहा था। क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। वेतन के बारे में पूछताछ करने ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे। आकर कुर्सी पर बैठे। उन्होंने 3 बार नस्वर ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बांट कर नथुए में डालकर सुरसुरा कर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, तुम लोग को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए। पतंगी की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा। 3 मिनट तक इंतजार करने के बाद बलील अमल के हाथ की चिट्ठा जैसे किसी ने छीन लिया। इस चिट्ठे पर डॉक्टर साहब के दस्तखत नहीं है। जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा ला। मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा। तू कहाँ से आया। मुंड डिप्टी से। अच्छा, मुंड डिप्टी से, कहकर क्लर्क जोर से हंसे, फिर बोले, अपनी वहाँ चिट्ठा मुझे दे दो।
उसने दोबारा अपनी चिट्ठा उन्हें दी। उन्होंने उसकी उलट पुलट देखा, तेरे पति का कितना वेतन है? तो फिर बलीलाल बोलते वह मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है? तो वह मर चुके हैं। फिर से बोला तेरा वेतन कितना है? तो मतलब मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, वह क्या करे। ठीक है, महीने में कितना रुपये कमाती है? प्रश्न पूछ रहा है, महीने में कितना रुपये कमाती है? तो बोलती है बलीलाल, जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धन मिलता है, दूसरे मौके पर बाजार रागी आदि मिलता है, रुपये नहीं मिलती। अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपये लिख देता हूँ एक महीने में, घबरा मत, तो उसे पैसा नहीं लेंगे। ले इस चिट्ठा को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा, दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहाँ से तू 48 रूम नंबर कमरे में चले जाना। ठीक है, देखिए बलीलाल को जो है महीना का वेतन कितना लिखा गया था? तो 90 रुपये। इस बात को ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, महीने का वेतन कितना रुपये लिखा गया था? 90 रुपया। अच्छा, बलीलाल को कै नंबर में जाना था? 48 नंबर वाले कमरे में जाना था। ठीक है, बलीलाल को कितने नंबर कमरे में जाना था? तो 48 नंबर कमरे में जाना था। ठीक है, बलीलाल ने उस चीटे के दोनों हाथ में ले लिया। क्लर्क ने उसे संकेत दिए थे, उनसे उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। हवा के झोंके में पड़े कागज के टुकड़े की तरह वह अस्पताल में इधर उधर भटकती फिरी। वह पढ़ना नहीं जानते थे। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई कि उसे 48 नंबर कमरे में जाना है। लौटकर उस क्लर्क से दोबारा पूछते हुए उसे डर लग रहा था। अचानक उसने अपने पास 2 रोगियों को एक स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। उसने एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा। दोनों की नाक में नली डाली गई थी, मतलब वही जो ऑक्सीजन लगाता। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़ी मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहा था। कुछ सफ़ेद टोपी वाला लोग दिखाई दिए, सभी प्रकार के सुसज्जित सफ़ेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले। कुछ डॉक्टरनियाँ सामने से निकली, पुलिस वाले, चाय कॉफ़ी वाले, नर्स, सभी लोग अपनी दिशाओं में आ रहे जा रहे। वे जल्दी में थे। उन्हें रोककर कुछ पूछते उसे डर लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे क्या पूछे। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहाँ एक आदमी उसके हाथ की चिट्ठा किसी तरह पीले रंग का बहुत सारी चिट्ठी जमा किए हुए थे। उसने अपनी चिट्ठा उस आदमी को दे दी। उसने बिना देखे उसकी चिट्ठा लेकर रख ली। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बलीलाल की पपावती की चिंता सताने लगी। लड़की वहाँ अकेली पड़ी। जिस आदमी ने चिट्ठा इकट्ठी की थी वह एक एक नाम लेकर पुकार रहा था और उसने उसी क्रम में बैठा जा रहा था। चिट्ठा पर पपावती का नाम पढ़कर वह बोला, इसे यहाँ क्यों लाई? इसे लेकर सीधे चली जा। और वह चिट्ठा बलीलाल को वापस दे दी। इस पर वह बोली, बाबूजी, मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने जाते एक व्यक्ति को रोककर कहा, अनके अमलराज माताजी को 48 नंबर का कमरा दिखा दो। बलीलाल से यह कहा, बोला कि इस आदमी को पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। ठीक है, अनकी माताजी को कई नंबर कमरे में जाना था? 48 नंबर कमरे में जाना था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से। उसे अमलराज के पीछे भागकर जाना पड़ा। ठीक है, वहाँ एक और बेंच पर दूसरे लोग को भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की चिट्ठा ले ली। सुबह के भूखे होने के कारण अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण बलीलाल का सिर चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने 2 लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उनकी चिट्ठा अपने हाथ में ले ली और उसे पलट कर ध्यान से देखा। बहिरंग रोगी विभाग से आई हो? वह उसके इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके। चिट्ठा पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए। इस समय जगह नहीं है।
यानी कि कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी। बाबूजी कहाँ आना होगा? यहीं आना है, सीधे यहीं आ जाना, समझी। इस तरह से डॉक्टर बोल रहे हैं। उस कमरे से बाहर जाते ही बलील अमाल को अपनी बेटी पपाती की बहुत चिंता सताने लगी। वह लगभग डेढ़ घंटे से अकेली छोड़ आई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिरकर अस्पताल के अलग अलग कमरे में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए, उनके हाथ पैर में ऊंचे करके उन पर वजन बांधा गया है। एक कमरे में क्रम से लेटे छोटे बच्चे मुंह बनाकर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों उस भीड़ में वापस लौटने का रास्ता ना पा सके। उसने डॉक्टरनी के पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहाँ से वह चली थी। वह बोली, डॉक्टर बीबी। वहाँ तो बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसा नहीं देने पड़ेंगे। मैं अपनी लड़की को वही छोड़ आया हूँ। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वहाँ लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। उसका मामूली सा डर भीषण भय की भावना को परिणत हो गया। वह रोने लगी। उसे बरामदे के बीचों बीच खड़े रोता देखा। एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़ा होकर रोने को कहा। वहाँ के लोग उसका रोना शायद वहाँ फैले विषाणु रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध के समान स्वाभाविक लगा था। पपावती, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? मैं अब कहाँ जाऊं? कहती हुई या इधर उधर घूमती फिरी। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोग को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाजा पहले भी देखा था। वह बाहर आई। उसे याद आया कि यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल भीतर गई थी। वह उस ओर दौड़ पड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंची। उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी। उसने वेतन आदि के बारे में पूछा था। मुझे वही जाना है। वह दरवाजा बंद था। अंदर एक किनारे पर पपावती अब भी एक स्ट्रक्चर पर आंखें मूंदी पड़ी दिखाई दी। बाबूजी, बाबूजी, दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। ठीक 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका, मतलब बंद हो चुका। 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करती रही। उसकी भाषा बलील अमाल की समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चूमकर उनके लिए दरवाज़ा खोला। उस रास्ते से वह छटपटा अंदर भागी। अपने बेटे को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर उस बेंच पर बैठकर खूब रोई। कहते हैं कि बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफ़ी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। उन्हें सुबह ने मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह अच्छी तरह याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वह लड़की है। डॉक्टर साहब, आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ। क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन, क्या आपको याद है डॉक्टर साहब? पल आप जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। अनिपाला सीधे नीचे गया और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट लिखकर चिट्ठा फाड़ देते हो। यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। स्वामी, बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं। वे लोग उनसे परिचित
परिचित है। हो सकता है मैं क्या जानूँ, 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों को कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कहा दिया। 7:30 बजे कहा दिया, ठीक है। सभी को कब बजे आने के लिए कहा, 7:30 बजे आने के लिए कहा दिया। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएगा, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस में इंटरेस्ट है। वे लोग उनके रिश्तेदार है। बलील अमाल की समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करे। अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया। वह नहीं जान सकी कि उसे अपने बेटे के पास रहने देगी अथवा नहीं। क्षण भर के लिए कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगाया। उसने उसके सिर को अपने कंधे से टिटकाकर और अपने पैरों से लटकाकर छोड़कर वह उसे लेकर अस्पताल से बाहर निकली। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। रिक्शा वाले को बस अड्डा चलने को कहा। व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे, तब तक वह लड़की मर जाएगी। लड़की धनशेखरन, आप स्वयं OPD में जाकर देखिए, वह वहीं होगी। इन दुष्ट के वार्डों में कोई बेड खाली नहीं है तो क्या हमारे विभाग में एक वार्ड बेड भी जो है, एक बेड है, उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब, उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा है। डॉक्टर साहब, उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा है। यानी कि आई डोंट केयर व्हाट आई डेट गर्ल्स एडमिट नाउ, मतलब कि तुम्हें किसी का परवाह नहीं है और उस लड़की को अभी तुरंत एडमिट किया जाए, ठीक है। आई वांट डेट गर्ल्स एडमिट नाउ, राइट नाउ, सही है। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्लाकर नहीं बोले थे, अतः डॉक्टर धनशेखरन, पल और हेड नर्स मिरांड सभी घबराकर बल्ली अमाल को खोजने OPD की ओर दौड़े। इसे मामूली बुखार ही तो है। आपसी मुंडी डिप्टी ले चलती हूँ, वहाँ की वैद्य जी को दिखा दूंगी। गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी। वहाँ के डॉक्टर साहब ने मुझे डरा कर मदुरई जाने को कहा था। इस माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ फूंक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। बलील अमाल से मन्नत मानी, यदि पपावती ठीक हो जाएगा तो वैद्य जी शरण जी के मंदिर जाकर दोनों हाथ में रेजगारी भरकर भगवान की भेंट चढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बलील अमाल की कहानी पूरी समाप्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी ये वीडियो कैसे लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और एग्जाम फ्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और आने देते हैं आज तक इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा कहानी आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको ढूंढिएगा, क्लास 10th ऑब्जेक्टिव हिंदी, ठीक है। थैंक यू।